ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए एक बार। यह मानते हुए कि CO2 एक आदर्श गैस है। क्या मान रहे हैं यहां पे? यह मानते हुए कि CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक आदर्श गैस है। 300 केल्विन ताप तथा, तो ताप कितना दे दिया है? 300 केल्विन ताप तथा 150 किलो पास्कल दाब, P 150 किलो पास्कल दाब पर खुले बीकर में 300 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को HCl की अधिक मात्रा में क्रिया करवाने पर, किससे क्रिया करवा रहे हैं इसकी हम? HCl की अधिक में, HCl की अधिक मात्रा में क्रिया करवाने पर प्राप्त गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, पुनः क्वेश्चन सुन लें। यह मानते हुए कि CO2 एक आदर्श गैस है। 300 केल्विन ताप तथा 150 किलो पास्कल दाब पर खुले बीकर में 300 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को HCl की अधिक मात्रा में क्रिया कराने पर प्राप्त गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा इसका। रासायनिक अभिक्रिया CaCO3 + 2HCl कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं हम 2HCl। क्या मिलेगा इसमें? CaCl2 प्लस क्या बनेगा H2O और हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को देखकर हम कह सकते हैं कि 1 मोल CO3 क्या है? 1 मोल ही है ना। 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 देता है। ठीक है, हमने यहां पे देख रहे हैं कि 1 मोल CaCO3 लिया है, 2 मोल HCl लिया है। तो 1 मोल CaCO3 से हमारा 1 मोल ही CO2 बनता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3 वो है 100। कैलकुलेट कर लेना, मालूम चल जाएगा। कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अतः 300 ग्राम CaCO3 300 ग्राम CaCO3 का मतलब कितना हो गया? 3 मोल। ठीक है, CaCO3 का जो अणुभार है वो 100 का है, तो 300 ग्राम का हम बात करते हैं तो हो जाएगा 3 मोल। तो 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पन्न जो गैस होगा वो भी कितना होगा? 3 मोल। तो इससे जो उत्पन्न CO2 होगा वो कितना होगा? वो भी 3 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल था, तो 3 मोल से 3 मोल CO2 उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक दाब और ताप पर 3 मोल CO2 का आयतन, 3 मोल CO2 का आयतन कितना हो जाएगा? 1 मोल के लिए कितना होता है STP पर? 1 मोल के लिए होता है हमारा 22.4। तो 3 मोल के लिए
3 इंटू 22.4 मात्रा क्या होगा मीटर के लिए DMQ। ये हो गया CO2 का आयतन। इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये आएगा 67.2 चार्ल्स के नियमानुसार हम जानते हैं कि आयतन ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, चार्ल्स नियमानुसार। अतः इसके मतलब हो गया कि V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। यही है ना मतलब? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3 इक्वल टू सो ऑन। क्यों? इससे क्या होगा हमें V इक्वल टू KT और V/T इक्वल टू स्थिरांक। इसका मतलब V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस समीकरण से V2 का मान क्या आ जाएगा? V2 का मान आएगा V1/T1 इंटू T2 और V1, T1 और T2 का मान यदि हम रख दें, V1 का मान क्या है 67.2 जो अभी हमने निकाला था। T1 का मान कितना है 273। कैसे आया ये STP का मान, और T2 मान है हमारा 300 जैसा कि क्वेश्चन में आपका दे रखा है 300 केल्विन ताप। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो V2 का मान है वो आ जाएगा 73.84 DMQ। और इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 73.84 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। खुले बीकर से तात्पर्य है कि गैस का प्रसार स्थिर दाब पर हो रहा है, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि गैस का प्रसार किस पे हो रहा है स्थिर दाब पर हो रहा है, तो स्थिर दाब के लिए हमारा जो W का मान है वो क्या होता है W इक्वल टू P V2 माइनस V1। ओके, V1 प्रारंभिक आयतन है जिसे उपेक्षणीय माना जा सकता है। प्रारंभिक आयतन है V1, इसको हम उपेक्षणीय मान सकते हैं। अतः W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर PV2। यहाँ P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर है कि खुले में हो रहा है, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब पे हो रहा है। वायुमंडलीय दाब का मतलब 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल। तो उपरोक्त मान अगर हम रख दें W इस फार्मूले के अंदर, तो जो W है हमारा W इज इक्वल टू ये प्राप्त हो जाएगा 741.46 जूल। ये ध्यान रखना कि जूल इज इक्वल टू पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, वो क्वेश्चन है 1 किलोग्राम वजन को 1 मीटर ऊंचाई तक
क्या कर रहे हैं हम, 1 kg वेट को 1 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम किसी वजन को 1 मीटर ऊंचाई तक उठाते हैं तो कार्य की गणना करना है या कितना कार्य होगा। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल फार्मूला, W इक्वल टू mgh से m क्या है यहाँ पर 1 kg, h कितना है 1 मीटर और g प्रति त्वरण 9.81 लगभग होता है। g का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, m दे रखा आपका 1 kg और हाइट दे रखा 1 मीटर। तो W का मान हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 9.81 मीटर माइनस 2, और इसको अगर हम सोल्व कर दें तो हमारे पास 9.81 kg मीटर, मतलब ये जो मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये क्या कहलाएगा न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन का मतलब क्या है, सब ध्यान रखना है इस चीज को। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, और जो न्यूटन मीटर है वो जूल के बराबर होता है। तो 9.81 जूल, जूल किसके बराबर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर के। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आपको बताया मैंने यहाँ पर। वो इसलिए बताया है कि जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, कि उसमें इस प्रकार से था कि किसी भी आदर्श गैस के x मोल को समतापीय व उत्क्रमणीय स्थिति में किसी ताप पर A एटमॉस्फेयर से B एटमॉस्फेयर तक प्रसारित होता है, तब प्रसार में, ये हमने आपको पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं, वापस एक बार देख ले उस क्वेश्चन को ही। फॉर एग्जाम्पल, माना कि कोई भी आदर्श गैस का 10 मोल है, n इक्वल टू 10 मोल। ठीक है, यह आदर्श गैस समतापीय और उत्क्रमणीय स्थिति में T इक्वल टू 300 केल्विन ताप पर 10 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक प्रसारित होता है। तब हमने वहां पूछा था कि W मैक्सिमम का मान ज्ञात कीजिए। हम यहां पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अधिकतम कितना वजन 1 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। कितना वजन या कितना वेट 1 मीटर हाइट तक उठ सकता है। तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, W का मान निकालना होगा, W या W मैक्सिमम। और क्या फार्मूला था इसका, 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। क्या दे रखा है, P का मान दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर से। तो वेरिएबल यहाँ पे P है, इसलिए हम इस फार्मूले में P लिया है। अगर वेरिएबल आयतन होता तो यहाँ पे क्या आता, V2 अपॉन V1 आ जाता है इस जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम W का मान ज्ञात करेंगे, इसको हम W मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो W मैक्सिमम का आगे मान, इसको अगर हम मान रख दें तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग हमारी 40.15 इंटू 10⁻³ जूल।
ठीक, तो यहां तक तो हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो किया था। अब आगे यहां पूछ रहा है कि प्रसार में अधिकतम कितना वजन 1 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कार्य वजन उठाने के लिए किया गया है, अतः हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे यहां पर भी, W इक्वल टू mgh। W का मान हमें प्राप्त हो चुका है, G का मान हमें मालूम होता है, H हमने यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर हाइट तक, और हमें क्या निकालना है, वजन निकालना है, मतलब m निकालना है। तो इस फार्मूले से m इज इक्वल टू W अपॉन G इंटू H। ठीक है, अगर हम ये मानेंगे, W का मान क्या था हमारा यहाँ पे, W आया था हमारे 40.15 इंटू 10 की पावर 3 जूल। G का मान आपका होता है 9.81 मीटर सेकेंड इनवर्स, और H आपका दिया हुआ है 1 मीटर। अगर हम ये सारे मानों को रख दें तो जो m है उसका वैल्यू निकल जाएगा, चेक कर लें, m इज इक्वल टू 409.28 केजी। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 जूल जो है वो बराबर होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में बताएंगे। मतलब पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये मैसेज करें कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जितना से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हो वो हो जाए। इन्हीं आधार पर ही आगे आपके जो भी एग्जाम होगा, जब भी होगा, इसी स्टडी के आधार पर ही होना है। ठीक है, तो जितना अधिक एक दूसरे को बता सकते हो बताने के कष्ट करें। ठीक, धन्यवाद।